नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त दीपक। एक बार फिर से हम आपके समक्ष उपस्थित हैं एक नए विषय को लेकर। आज हम चर्चा करेंगे हमारी जो सीरीज चल रही थी उसमें से हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी उच्च न्यायालय पर, और हम उसी के आगे चर्चा करेंगे अधीनस्थ न्यायालयों पर, जिला व अधीनस्थ न्यायालय। ध्यान दीजिएगा, जिला व अधीनस्थ न्यायालय। देखिएगा, जैसे हमने देखा था सबसे ऊपर भारत में न्यायपालिका की जो एक सोपान बनाया गया है उसमें सबसे ऊपरी पायदान पर सर्वोच्च न्यायालय था। फिर राज्यों में अलग अलग राज्यों के उच्च न्यायालय थे, ठीक है। उसी तरह से प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय के अधीन जिला व अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना की संकल्पना की गई है और संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि ये स्थापित होंगे। तो इनको जिला न्यायालय तो इसलिए कहा जाता है कि यह प्रत्येक जिले में स्थापित होते हैं, और अधीनस्थ न्यायालय कहे जाने का तर्क ये है कि ये जो है उच्च न्यायालयों के अधीन कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें अधीनस्थ न्यायालय भी कहा जाता है, ठीक है। अगर संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो भाग 6 में और अनुच्छेद 233 से 237 तक, 233 से 237 तक इनके स्थापना की बात की गई है, ठीक। तो ध्यान रहे, भाग 6 में अनुच्छेद 233 से 237 तक इनकी स्थापना, ये कार्य कैसे करेंगे, न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, या जो जिला न्यायाधीश है इसके अंतर्गत कौन कौन से न्यायाधीश आते हैं जिनको हम जिला न्यायाधीश कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब आप किसी जनपद में जिला न्यायालय पर जाते होंगे तो जो बाहर बोर्ड लगा होता है गेट पर, उस पर लिखा जाता है जिला व सत्र न्यायालय। अब इसके पीछे क्या कारण है कि उसको जिला व सत्र न्यायालय भी कहा जाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, दो चीजें आती हैं। एक तो आता ये है, जब हम कोई भी अपराध होता है, मुकदमाबाजी होती है न्यायालय के समक्ष, तो दो तरह की, हमने पहले भी बात की थी, दो तरह के मुकदमे होते हैं। एक तो होता है दीवानी, जिनको अंग्रेजी में सिविल कहा जाता है। एक होता है आपराधिक, या इन्हें दांडिक भी कहते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में इनको क्रिमिनल केसेस कहा जाता है, यानी कि दीवानी व आपराधिक। दीवानी का मतलब जैसे संपत्ति से संबंधित कोई विवाद हो, ठीक है, जमीन का विवाद है, ठीक है। और दांडिक क्या होता है, जिसमें मारपीट आदि की चीजें होती हैं, ठीक है, तो वो दांडिक होता है। यहां ध्यान दीजिएगा, जब कोई न्यायाधीश जो जिला न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा, ठीक है, उसका जब न्यायाधीश इन मामलों की सुनवाई करेगा तो वो डिस्ट्रिक्ट जज यानी कि जिला न्यायाधीश कहलाएगा, ठीक। और जब आपराधिक या दांडिक मुकदमों की सुनवाई करेगा तो वो सत्र न्यायाधीश कहलाता है। इसीलिए इस न्यायालय को जो होता है जनपद में, उसको जिला व सत्र न्यायालय दोनों कहा जाता है, ठीक। यानी कि जब दीवानी मुकदमों की वो सुनवाई करेंगे तो जिला न्यायाधीश कहलाएंगे, और जब आपराधिक या दांडिक मुकदमों की सुनवाई करेंगे तो वो सत्र न्यायाधीश कहे जाते हैं, ठीक। यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। आगे देखते हैं, इनको मिटा देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इनके जिला न्यायाधीशों की बात की जाए, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात की जाए, यानी कि इनकी नियुक्ति कौन करेगा, ठीक। तो अभी तक हम देखते आए हैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते थे उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी, ठीक। लेकिन यहाँ पर जिला व अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, वह इनकी बात कर रहे हैं अभी हम जिला न्यायाधीश की। तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा राज्यपाल, ठीक है। अब राज्यपाल करेगा, ऐसा तो है नहीं किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल कर देगा, ठीक। राज्यपाल करेगा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, लेकिन उस उच्च न्यायालय के परामर्श पर, यानी कि किसके परामर्श पर, उस राज्य का जो हाई कोर्ट होगा, ठीक है, यानी कि उच्च न्यायालय होगा,
उससे क्या करेगा, ये परामर्श करेगा। उसके बाद किसी व्यक्ति को क्या करेगा, जिला न्यायाधीश नियुक्त करेगा। ठीक, अब यहां देख लेते हैं इनके लिए, ये तो नियुक्ति हो गई, तो कुछ योग्यता होगी। ऐसा तो है नहीं कि किसी भी व्यक्ति को ला करके राज्यपाल उच्च न्यायालय से परामर्श करके नियुक्त कर देंगे जिला न्यायाधीश के पद पर। ठीक, कुछ योग्यता होनी चाहिए। योग्यता में क्या हो, सबसे पहला है कि वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई भी सेवा के पद पर ना हो। यानी कि केंद्र सरकार, हम केवल केंद्र लिख रहे हैं और राज्य लिख दे रहे हैं, ठीक है, इनके अधीन किसी सरकारी के अधीन कोई पद न धारण करता हो, ऐसा हम लिख दे रहे हैं, कोई पद न धारण करता हो या किया हो, ये पहली हो गई। दूसरी योग्यता क्या होनी चाहिए, इसके साथ साथ कम से कम 7 वर्ष तक वह अधिवक्ता रहा हो। 7 वर्ष तक क्या रहा हो, अधिवक्ता रहा हो। ठीक है, यानी कि उसको 7 वर्ष तक वकालत करने का अनुभव रहा हो, तो उस व्यक्ति को कर सकता है। 7 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। ठीक, नोट करते चलिएगा आप लोग, क्योंकि व्हाइट बोर्ड में जगह कम रहेगी तो हम मिटाएंगे, थोड़ा देर के लिए हट जाएंगे। आप लोग नोट करते चलिएगा साथ साथ और समझते चलिएगा। अगला है तीसरा, योग्यता की बात की गई है, तो वो ये है कि हाई कोर्ट ने उसके नियुक्ति की क्या की हो, सिफारिश की हो। यानी कि क्या, हाई कोर्ट या उस राज्य के उच्च न्यायालय ने क्या, हमने कहा ना परामर्श से, तो यहां पर क्या हो, हाई कोर्ट ने क्या हो की हो, सिफारिश की हो। ठीक, तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए, फिर हम इसको मिटाते हैं। वीडियो को पास कर लीजिएगा और आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। हम सामने से हट जाते हैं, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको मिटाते हैं, फिर आगे हम इसको समझाते हैं। ये तो हो गई हमारे नियुक्ति व योग्यता की बात। ठीक, एक चीज आता है अन्य न्यायाधीश। अब ये तो हो गए डिस्ट्रिक्ट न्यायाधीश की हमने बात की, यानी जिला न्यायाधीश की। अब अन्य न्यायाधीश इसमें भी होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि केवल जैसे हमने सर्वोच्च न्यायालय में देखा मुख्य न्यायाधीश थे, उच्च न्यायालय में देखा मुख्य न्यायाधीश थे, तो जिला व सत्र न्यायालय में क्या होता है, जो जिला न्यायाधीश होते हैं उनके अलावा और कई न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, तो जो अन्य न्यायाधीश होंगे, ठीक, इनकी नियुक्ति कौन करेगा, इनकी नियुक्ति कौन करेगा, इनकी नियुक्ति भी जो होगी वो किसके द्वारा की जाएगी, राज्यपाल के द्वारा। लेकिन ऐसा नहीं है, किसी व्यक्ति को भी ला करके राज्यपाल अन्य न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त कर सकता है। राज्यपाल द्वारा किया जाएगा, लेकिन इसमें 2 चीजें हैं। एक तो है संबंधित जो राज्य है उसका जो राज्य लोक सेवा आयोग होगा, राज्य लोक सेवा आयोग प्लस उस हाई कोर्ट के, यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग और उस उच्च न्यायालय के परामर्श यानी कि सलाह के बाद उस राज्य के लोक सेवा आयोग ने और उच्च न्यायालय ने क्या कर दी हो, उसके नियुक्ति के लिए परामर्श दे दिया हो, यानी सलाह दे दिया हो, तब राज्यपाल क्या करेगा, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। इसके लिए राज्य लोक सेवा आयोग क्या करवाती है, हर राज्य लोक सेवा अलग अलग परीक्षा करवाती है और परीक्षा देने के लिए अलग अलग क्या कर देती है, योग्यता रख देती है। वो क्या है, वो राज्य लोक सेवा आयोग के ऊपर है कि किस व्यक्ति को चुना जाएगा। फिर ये सिफारिश करती है, उच्च न्यायालय के पास जाता है, फिर उच्च न्यायालय भी परामर्श करता है राज्यपाल से। तो देखिएगा राज्यपाल जब उनकी नियुक्ति होती है अन्य न्यायाधीशों की, तो राज्यपाल के राज्य आज्ञा के आधार पर यानी कि तब नियुक्ति होती है। ठीक है, आई बात समझ में, मिठाई से आगे बढ़े। अब ध्यान दीजिएगा
एक शब्द जो आता है जिला न्यायाधीश, अब ऐसा नहीं है कि जिला न्यायाधीश है तो किसको जिला न्यायाधीश कहा जाएगा, किसको नहीं कहा जाएगा। तो उसमें कई ऐसे पद हैं, जैसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजें कही जाती है न्यायाधीश को, तो वो लोग लगभग 9-10 ऐसे शब्द हैं, यानी ऐसे पद नाम हैं जो इस जिला न्यायाधीश के पद में आते हैं। देखिएगा, यूपी पीसीएस या अन्य स्टेट पीसीएस और यहाँ तक कि आईएएस में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जिला न्यायाधीश के अंतर्गत कौन कौन शामिल हैं। तो एक बाय एक हम लिखेंगे, 1 बाय 1, आप लोग उसको लिखते चलिएगा या कहीं हम बोलते चलिए, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लिख भी दे रहे हैं और आप लोग भी लिख लीजिएगा। सबसे पहले हैं, इसके अंतर्गत आएंगे नगर दीवानी न्यायाधीश, नगर दीवानी न्यायाधीश, ये कौन हो गए, पहले हो गए। अगला होगा अपर जिला न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, ठीक। अगला हो जाएगा तीसरा, या ध्यान दीजिएगा, ये है संयुक्त जिला न्यायाधीश, इनको क्या कहा जाता है, संयुक्त जिला न्यायाधीश, ठीक। अगला है सहायक जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश। अगला है लघु न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लघु न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक। अगला है मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, ठीक। अगला है अतिरिक्त मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, यहां ध्यान दीजिएगा, हम अतिरिक्त ऐसे लिख दे रहे हैं और मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट को डू कर दे रहे हैं, आप समझ जाएंगे कि ये अतिरिक्त है और मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, ठीक। अगला है, यानी कि 8वां है, देखेंगे तो है ये सत्र न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश, ये 8 हो गए संभवतः। अब नीचे आपको दिखाई नहीं देगा अगर हम लिख देंगे, तो हम यहां लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये 9वां हो जाएगा, कौन, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, यानी कि इसी के नीचे अगर हम अति लगा दें, ठीक, 9वें में, तो आप डू करके समझ जाइएगा कि ये अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हैं। और लास्ट है सहायक सत्र न्यायाधीश, सहायक सत्र न्यायाधीश, यहां हम सहा करके लिख दे रहे हैं, ठीक है। और सत्र न्यायाधीश, जिसको नहीं दिखेगा तो हम बोल दिए हैं, एक बाय एक हम दोबारा रिवीजन कर देंगे, रिपीट कर दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। पहला नगर दीवानी न्यायाधीश, अगला अपर जिला न्यायाधीश, अगला संयुक्त जिला न्यायाधीश, अगला सहायक जिला न्यायाधीश, अगला लघु न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, अगला मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अगला अतिरिक्त मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अगला सत्र न्यायाधीश, फिर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फिर सहायक सत्र न्यायाधीश। यानी कि ये 10 जो हैं नाम जो हैं वो जिला न्यायाधीश के अंतर्गत आते हैं। अगर कहीं बात की जाती है जिला न्यायाधीश की, तो इसमें से ये जो नाम है इतने 10, ये सब शब्द आ जाएंगे इसके अंतर्गत, किसके, जिला न्यायाधीश के अंतर्गत। जहां पर भी ये पद सृजन होगा, जहां पर भी ये लोग होंगे, उनको जिला न्यायाधीश के अंतर्गत माना जाएगा। इतनी बात समझ में आई। हम हट जा रहे हैं, आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बताते हैं।
ठीक, उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। एक सेकंड थोड़ा और हट जाए, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, मिटाया जाता है। हमने बात की थी दीवानी न्यायालय और आपराधिक या दांडिक न्यायालय, दोनों की शक्तियां इन लोगों में प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो यानी कि इनके ऊपर जो होता है, क्या होता था, हमने देखा था हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय। अब देखिएगा, जब जिला व अधीनस्थ न्यायालय को हम देखेंगे तो ये क्या होगा, ये दो भागों में बट जाएगा। ठीक है, इधर हो जाएगा आपका दीवानी का, यानी हम इधर दीवानी लिख दे रहे हैं। ठीक, और इधर आपका हो जाएगा आपराधिक का। अब ध्यान दीजिएगा, उसके अधीन कौन कौन होते हैं और क्या क्या पद नाम दिया जाता है। तो यहां देखेगा, ये दीवानी पक्ष देखेंगे और ये आपराधिक या फौजदारी पक्ष देखेंगे। ठीक, इनके नीचे होते हैं अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय होता है। ठीक, अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय। ठीक, और इस तरफ हो जाएगा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय। ठीक, अब इसके आगे देखिएगा, इसके नीचे अगर देखेंगे तो इसके अधीन भी होंगे और इसके अधीन भी कुछ न्यायालय या न्यायाधीश होंगे। इनके नीचे जो होते हैं उनको कहा जाता है मुंसिफ न्यायालय। ठीक है, जो इसकी जो इसमें न्यायाधीश होते हैं उनको क्या कहा जाता है, मुंसिफ मजिस्ट्रेट कहते हैं, मुंसिफ है, मुंसिफ न्यायालय। ये शब्द गांवों में ज्यादा प्रचलित होता है, या वकील वगैरह ज्यादा इसका नाम लेते हैं कि मुंसिफ साहब के यहाँ हमारा मामला या आपका मामला चल रहा है, या गांवों में लोग ज्यादा इसका प्रयोग करते हैं। अब इनके नीचे होगा न्यायिक क्षेत्र, न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय। ठीक है, ये मुख्य थे, अब अगले न्यायिक होंगे। न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय। ठीक, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इसी तरह से क्या होता है, ये क्रमवाइज बना होता है, यानी कि इसको कहा जाता है सोपान एक तरह से। ठीक, सोपानी व्यवस्था है भारत में न्यायपालिका की, और एकीकृत है। एकीकृत का मतलब कि इन सब के ऊपर कौन है, सर्वोच्च न्यायालय है। और सर्वोच्च न्यायालय क्या है, सभी न्यायालयों के जो भी चीजें हैं, उन्होंने आदेश दिए हैं, निर्देश दिए हैं, या जो भी फैसले सुनाए हैं, एक बाई एक करके हम सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए सर्वोच्च लाभ ले सकते हैं। कहां से, सर्वोच्च न्यायालय से, वहां अपील करके। यानी कि वो हमारा क्या है, एक तरह से कहा जाए सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय होता है। उसके बाद अगर कहीं अपील करनी है तो हम कहां कर सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति के पास। ठीक है, वो क्या होता है, एकदम हमारा लास्ट में अपीलीय समझ लीजिए, एक तरह से न्यायालय ही समझ लीजिए, क्योंकि उसको भी न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं। हमने जब राष्ट्रपति पढ़ाया था तो उसमें बताया था। ठीक, जब अगली सीरीज हम चलाने वाले हैं लक्ष्मीकांत के बुक को, जो 6वां संस्करण आया है, ठीक है, उसको हम शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ाएंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो जल्द ही हम उसको लेकर के आएंगे, और एक बाय एक करके, यानी कि हम शुरू से लेकर क्या भारतीय संविधान का क्या इतिहास रहा, क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही, उसको लेकर के, और लास्ट तक जो सारे हमारे अनुच्छेद हैं, किसमें क्या प्रावधान है, सारे भाग क्या हैं, ठीक है, अनुसूचियां क्या हैं, सबको हम देखेंगे। लेकिन अभी इस क्लास को हम खत्म कर लें, फिर आगे के वीडियोज में हम वो चीज देख लेंगे। अब देखिएगा, इसके बाद एक चीज आता है,
लोक अदालत, ये हमारा जिला व सत्र न्यायालय खत्म हो गया। ठीक है, हमने क्या देखी, योग्यता देखी, नियुक्ति उनकी कौन कर सकता है, ठीक है, और कैसे कैसे क्या प्रावधान है उनके लिए, वो सारी चीजें देखी। अब एक चीज आता है लोक अदालत। लोक अदालत क्या है, देखिएगा, जैसे अपने नाम से ही ये संदर्भित कर रहा है लोक अदालत। लोक का मतलब लोगों की अदालत या जनता की अदालत। यह एक ऐसी अदालत होती है जिसमें दोनों पक्ष, जो पक्ष होते हैं जैसे वादी और प्रतिवादी, दोनों पक्षों का इसमें मामला सुलह के आधार पर किया जाता है। देखिएगा, दो आधारों पर, एक तो जैसे कोई प्रकरण सामने आया, अभी न्यायालय तक नहीं गया है, वाद विवाद हुआ लेकिन न्यायालय तक नहीं पहुंचा है, उसमें सुलह करवाते हैं ये न्यायालय। या अगर न्यायालय में जा भी चुका है लेकिन वो ऐसा है कि उसमें सुलह की गुंजाइश है, तो वो प्रकरण कहां पर आ सकता है, लोक अदालत में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये एक तरह से बहुत ही सस्ता और कम खर्चीला होता है, और इसमें कोई भी पीड़ित पक्ष है, वादी और प्रतिवादी दोनों पक्ष अपने वकील के माध्यम से डायरेक्टली जज से संवाद कर सकते हैं और राहत अपने ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो न्यायालय होते हैं, ठीक है, इनके जो फैसले होते हैं वो क्या होते हैं, वैकल्पिक विवाद समाधान पर आधारित है। ठीक है, अगर हम इनके इतिहास की बात करें, ठीक है, तो सर्वप्रथम 1982 में, सर्वप्रथम कितने में, 1982 में, कहां पर, गुजरात में। ठीक है, गुजरात में इस लोक अदालत का कॉन्सेप्ट लाया गया, उसको ट्रायल रूप में चलाया गया, और इसके परिणाम इतने बेहतर आए, इतने बेहतर आए कि इसकी लोकप्रियता इतना ज्यादा बढ़ गई कि इसको अन्य राज्यों में मांग की जाने लगी, यहां तक कि अब हर जगह पर मांग की जाने लगी कि हर जगह को इसको क्या की जाए, इसकी स्थापना की जाए। तो फिर क्या किया गया, 1986 में एक क्या लिया जाता है, अधिनियम लाया जाता है। उस अधिनियम का नाम क्या होता है, 86 में एक प्रस्ताव लाया जाता है और 87 में वो पास होता है। तो हम 87 लिख देते हैं जब से वो पास होता है। इसको कहा जाता है राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, या इसी को शॉर्ट फॉर्म में नालसा भी कहते हैं। ठीक है, NALSA। ठीक है, क्या कहते हैं, नालसा भी कह दिया जाता है। ठीक है, ये उसको शॉर्ट में अंग्रेजी फॉर्म का शॉर्ट रूप है। ठीक, अब ये कॉन्सेप्ट आता कहां से है, देखिएगा, भारत के संविधान के 39A में क्या कहा गया है, जब मूल संविधान में नहीं था 39A, लेकिन संशोधन करके जब जोड़ा गया 39A 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो उसमें क्या कहा गया, निःशुल्क व विधिक सहायता की बात की गई। यानी जो निःशक्त लोग होंगे, कमजोर होंगे, गरीब होंगे, या समाज के वंचित लोग होंगे, जो पिछड़े लोग होंगे, उनके लिए व्यवस्था की गई कि उनको राज्य क्या करेगा, निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा। क्या कराएगा, 39A में क्या कहा गया, निःशुल्क। ठीक है, यानी बिना खर्च के, निःशुल्क बिना शुल्क के कानूनी सहायता प्रदान करना। ठीक है, या जो भी लोग हैं, निःशक्त हैं, गरीब हैं, बेबस हैं, ठीक है, उनको क्या किया जाएगा, राज्य निःशुल्क और कानूनी सहायता प्रदान कराएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक बात बहुत ही पॉइंट की है और ध्यान आकर्षित करने वाली है कि अभी जल्द ही में एक सर्वे रिपोर्ट आई थी। ठीक है, उसमें ये चीज बताया गया कि भारत की जो प्रति जनसंख्या के हिसाब से जो राज्य, यानी कि भारत सरकार निःशुल्क कानूनी विधिक सहायता, कानूनी सहायता पर खर्चा जो करती है, वो पैसे में खर्चा कर रही है। यानी प्रति व्यक्ति, यानी पर पर्सन की बात करें तो पैसे में खर्चा कर रही है, यहां तक कि रुपए में भी खर्चा नहीं हुआ। आप सोच सकते हो कि कितनी सोचनीय बात यह है कि एक व्यक्ति के ऊपर 1 रुपया प्रतिवर्ष भी खर्चा नहीं हुआ है निःशुल्क कानूनी विधिक सहायता में। यहां तक कि आधे रुपए 50 पैसे से भी कम खर्चा हुआ है। यह रिपोर्ट दर्शाती क्या है
कि भारत में यह व्यवस्था तो कर दी गई, लेकिन किस हद तक उस पर व्यवस्था की जा रही है आप सोच सकते हो। आप ध्यान दिए होंगे या नहीं जानते होंगे, तो कभी अगर मौका मिले तो जाइएगा न्यायालय में। तो वहाँ होता क्या है, जो लोग आते हैं न्यायालय के सामने, जैसे पुलिस किसी केस में किसी को पकड़ कर लेकर आई, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करती है, रिमांड मिलती है, ठीक है, न्यायिक हिरासत। एक होती है पुलिस हिरासत, एक होती है न्यायिक हिरासत, ठीक है। न्यायिक हिरासत में जब भेजा जाता है, उसको जेल में रखा जाता है, तब उसकी पेशी होती है, वो जाता है जज के सामने। तो जज उससे पूछता है कि आपके कोई वकील हैं या नहीं। अगर आप पैसे वाले हैं तभी तो कोई प्राइवेट वकील रखेंगे, अगर पैसे वाले नहीं है तो आपको क्या कर दिया जाएगा, सरकारी वकील प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और सरकारी वकील उसी तरह से केस लड़ते हैं, उनसे हार जीत से विशेष मतलब ज्यादा नहीं रहता है। लेकिन जो प्राइवेट वकील रहता है वो पैसा लेता है, तो केस हमेशा जीतने के लिए लड़ता है, ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जो सरकारी वकीलों पे यानी उस पे खर्चा किया जा रहा है, उस कमजोर गरीब व्यक्ति के लिए भारत सरकार के द्वारा वह ये सर्वे बता रही है कि कितना कम पैसा अभी खर्चा किया जा रहा है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है। तभी सबको ये जो कॉन्सेप्ट लाया गया है निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का, वो सपना भारत का पूरा होगा। और कहीं ना कहीं ये गांधीवादी संकल्पना पर आधारित है। गांधी जी का भी एक सपना था कि ये सारी चीजें होंगी। देखिएगा, ये जो 1987 में कानून लाया गया है, ये लागू कब हुआ, 1995 में लागू हुआ, ठीक है। ला तो गया 1987 में, ठीक है। 39A के कॉन्सेप्ट के आधार पर सबसे पहले प्रयोग हुआ गुजरात में, फिर अन्य राज्यों में मांग की जाने लगी। इसकी सफलता को देखते हुए, लोकप्रियता को देखते हुए, फिर 1987 में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की स्थापना की जाती है। लेकिन इसको अधिनियम की स्थापना की जाती है, लेकिन लागू कब होता है, 1995 में, ठीक। तो थोड़ा हम साइड हो जा रहे हैं और आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, देखिएगा, लोक अदालत का अपने हिसाब से बहुत लाभ है, ठीक। इसमें कोई भी पक्ष पराजित और विजयी नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि दोनों पक्षों को सुलह के आधार पर क्या कहा जाता है, एक तरह से समझौता के आधार पर उस मामले का निराकरण कराया जाता है। तो इसमें कोई न ही विजयी होता है, न ही पराजित, यानी कि किसी के भी मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचता है। और इसकी लोकप्रियता इसी हिसाब से है। आजकल देखिएगा, बहुत से ऐसे मामले हैं जो लोग अदालत में लाए जाते हैं, और इसके लिए बाकायदा सरकार बहुत ज्यादा इस पे फोकस कर रही है। क्यों? क्योंकि देखिएगा, हम जानते हैं कि जो हमारे न्यायालय हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो जिला व सत्र न्यायालय हो, ठीक है, मुकदमों के बोझ से दबे हुए हैं, ठीक है। करोड़ों मुकदमे, यहां तक कि 4 करोड़ के लगभग मुकदमे इन न्यायालयों में पेंडिंग है। आप सोच सकते हैं कि कितने ज्यादा बर्डन है न्यायालयों पर। और यहाँ तक कि किसी किसी मुकदमे में तो 20 साल 25 साल लग जाते हैं। यहाँ तक कि कोई कोई मुकदमे में फैसला आने में जो वादी पक्ष है, प्रतिवादी पक्ष है, दोनों पक्षों का पता नहीं, स्वर्गलोक सिधार गए होंगे तब उनका निर्णय आता है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए इस लोक अदालत का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा चला है। और देखिएगा, यहाँ पर कई ऐसे चीजें होती हैं, जैसे मान लीजिए अभी नया कॉन्सेप्ट आया है और लोगों के बीच में प्रचारित इसको किया जा रहा है कि लोग जान पाए क्या फायदा क्या नुकसान है। आप जानते होंगे कि आपके गाड़ियों का जब चालान हो जाता है, जुर्माना होता है, वो भी आप लोक अदालत के माध्यम से खत्म करवा सकते हैं, वो भी आधे दामों से कम। जैसे मान लीजिए आप, पुलिस ने आपका 1000 रुपए का क्या कर दिया, चालान कर दिया किसी के कारण, कोई चीज आपके पास नहीं थी, कोई कागज नहीं था, मोटरसाइकिल से जा रहे थे, हेलमेट नहीं था, या डीएल नहीं था आपके पास, या ओवर लोड थे आप, यानी कि 2 के बजाय 3 सवारी थे, तो क्या करेंगे, पुलिस ने 1000 का जुर्माना कर दिया। अब आपको क्या करना है, 1000 रुपया जमा करना है। जब तक जमा नहीं करोगे वो पेंडिंग रहेगा, नोटिस आएगी आपके यहाँ, ठीक है, कि आप जमा करिए। जब ये जुर्माना आप पे हो जाए, नोटिस आए, आप रखे रहिए, लोक अदालत में लेके चले जाइए। तो लोक अदालत में जाएंगे तो इस 1000 का करीब 500 रुपया ही आपको देना पड़ेगा। यहाँ तक हो सकता है 500 रुपए से कम में भी आपका काम चल जाए और जुर्माना देकर आप फुर्सत पा सकते हो, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं ये कितने
फायदेमंद चीज है और लोगों में लोकप्रियता इसकी बढ़ रही है। ठीक, ध्यान दीजिएगा एक चीज और, ये जो लोक अदालत होते हैं इनके जो निर्णय होते हैं ना बाध्यकारी होते हैं और गैर अपीलीय होते हैं। एक तो पहले बात, इनके जो निर्णय हो गए, जो इन्होंने निर्णय दिया वो क्या होंगे, बाध्यकारी होंगे दोनों पक्षों के लिए, चाहे वह वादी पक्ष रहा हो चाहे प्रतिवादी पक्ष रहा हो। अगर इन न्यायालयों का निर्णय आ गया, ठीक है, तो फिर आप पर बाध्यकारी होगा, उसे मानना ही मानना है और गैर अपीलीय है। गैर अपीलीय का मतलब कि उस निर्णय के विरुद्ध या उस निर्णय के खिलाफ आप किसी अन्य न्यायालय में अपील नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गए, गैर अपीलीय भी है। ठीक, तो ये हमारा हो गया लोक अदालत या जनता की अदालत या जनता का न्यायालय का कॉन्सेप्ट। अब हम देख लेते हैं परिवार न्यायालय। एक कॉन्सेप्ट आया है नया, परिवार न्यायालय का। ठीक है, परिवार न्यायालय क्या होता है, उसी के आधार पर जैसे लोक अदालत थी उसी के तर्ज पर ये परिवार न्यायालय की कॉन्सेप्ट आया है, परिवार न्यायालय। तो परिवार न्यायालय अधिनियम एक लाया गया, परिवार न्यायालय अधिनियम, ठीक, 1984। ये 1984 में एक अधिनियम लाया गया और इसके अंतर्गत जो पारिवारिक समस्याएं हैं, जो पारिवारिक विवाद है, जैसे विवाह का, तलाक का या कुछ संपत्तियों का बंटवारे से संबंधित जो विवाद होते हैं, उनको इन न्यायालयों में ला करके बड़े न्यायालयों को, यानी कि जो जिला और सत्र न्यायालय हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उनके बर्डन को कम करने के लिए, उनके ऊपर दबाव को कम करने के लिए वह जो केसेस है जल्दी से निपटाए जाएं, ये कॉन्सेप्ट लाया है कि जो पारिवारिक विवाद है वो परिवार न्यायालय में जाकर ही उनको सुलझाया जा सके। तो ये न्यायालय क्या करते हैं, जो पारिवारिक विवाद हैं, जैसे विवाह से संबंधित हो गया, ठीक है, उत्तराधिकार से संबंधित हो गया, ठीक, कुछ संपत्तियों के मामलों में हो गया, ठीक, इनका निराकरण ये न्यायालय करवाते हैं, जिससे क्या होता है, लोगों को त्वरित लाभ भी मिलता है, यानी कि त्वरित न्याय भी मिलता है, और जो हमारे और न्यायालय हैं वो केसेस जो उन पर है, दबाव है उनका, उससे भी बच जाते हैं और वो अन्य न्याय, अन्य मुकदमों की न्याय में सम्मिलित होकर के क्या करते हैं, शामिल होकर के जल्द से जल्द उसके फैसले सुनाते हैं। ठीक, और ये भी ध्यान दीजिएगा जो परिवार न्यायालय होते हैं ये भी बातचीत के माध्यम से, यानी कि बातचीत के माध्यम से मध्यस्थता के आधार पर, ठीक है, मध्यस्थता के आधार पर फैसले देते हैं। ठीक है, लोगों को समझाया बुझाया जाता है, ठीक है, कि किसी तरह से उनका जो विवाद है वो निपट जाए। आई बात समझ में? ठीक, मिटाया जाए। अब देखिएगा एक अगला जो हमारा चीज है, अगला कॉन्सेप्ट है न्यायालय का, वो लास्ट आता है ग्राम न्यायालय। सॉरी, यानी कि ये क्या है, ये भी गांधीवादी संकल्पना के आधार पर वही अनुच्छेद 39 से, यानी कि सबको क्या हो, आसानी से कानूनी विधिक सहायता प्राप्त हो। अनुच्छेद 14 सभी को क्या हो, समानता, यानी कि न्याय पाने का समानता। देखिएगा, कानून के समक्ष समता व कानूनों का जो समान संरक्षण है उसमें ये भी शामिल हो जाता है कि हमको जो है सभी को एक बराबर न्याय पाने का हक हो, और हम न्याय तभी पाएंगे जब हम न्यायालय तक आसानी से जा पाएंगे। तो न्यायालय, अगर हम गरीब नहीं जा पा रहे हैं तो न्यायालय क्या करे, हमारे दरवाजे तक आए। तो यानी कि न्याय हमारे दरवाजे तक आए, वो कॉन्सेप्ट लाया गया ग्राम न्यायालय का। ठीक है, ये एक तरह से चलायमान न्यायालय होता है और प्रखंड स्तर पर स्थापित होता है। कहां पर? प्रखंड स्तर पर स्थापित होता है, और यह बारी बारी से हर गांव में जाकर के क्या करता है, सुनवाई करता है। देखिएगा,
इसका कॉन्सेप्ट जो है अभी नया आया है और बहुत तेजी से फैल रहा है, यानी कि बहुत तेजी से प्रचलित हो रहा है। इतना भी नया नहीं है जितना हम समझते हैं। ये 2008 में इसका कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, लेकिन लोकप्रियता अब इसको ज्यादा मिल रही है। देखिएगा अभी बीच में 2-3 साल पहले जब इसको अन्य जगहों पर स्थापित करने की बात आई, जहां पर स्थापना की बात आती है सरकार की, तो वहां पर वकील क्या कर दिए थे, हड़ताल इसका बहुत जोर विरोध कर रहे थे। क्यों? क्योंकि अगर न्यायालय गांव तक जाएगा, ठीक है, यानी कि गांव तक हर लोगों के दरवाजे तक जाएगा, तो वकीलों का क्या हो जाएगा, काम बंद हो जाएगा, उनकी क्या हो जाएगी, उनको कोई ज्यादा पूछेगा नहीं। तो इसलिए इनका विरोध था कि लोग हमारे पास आवे, वकील कैसे पैसा पाएगा, अगर उसके पास कोई जाएगा तभी तो पैसा पाएगा, केस लड़ने का पैसा पाता है, सरकार तो उसको कोई वेतन दे नहीं रही है। हाँ, जो सरकारी वकील है, सरकार का पक्ष रखते हैं, जिसके पास कोई पैसा नहीं होता वो उनमें पक्ष रखते हैं, वो पैसा वेतन पाते हैं। अन्य अधिवक्ताओं को तो वेतन मिलता नहीं है, उन केवल अपनी क्या करते हैं, फीस लेते हैं, ठीक है, केस लड़ने की फीस लेते हैं, ठीक। तो 2008 में इसकी कॉन्सेप्ट लाया गया और हर प्रखंड स्तर पर यह स्थापित होता है, चलायमान न्यायालय होता है, गांव गांव में बारी बारी से जाकर क्या करता है, सुनवाई करता है, जो भी उसके सामने केसेज आते हैं, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, जो इसके न्यायाधीश होते हैं वो प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी होते हैं, ठीक है, प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी होते हैं इस न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं, ठीक है। अब इनकी भी जो नियुक्ति होती है कौन करता है, वह उच्च न्यायालय की सहमति पर राज्य सरकार द्वारा की जाती है, यानी कि जिस भी राज्य में स्थापित होंगे उस राज्य की सरकार क्या करेगी, संबंधित उच्च न्यायालय से सलाह लेकर या परामर्श लेकर इन न्यायाधीशों की या इनकी क्या करती है, नियुक्ति करती है। और ये एक चलंत न्यायालय होते हैं, यानी कि, और ध्यान दीजिएगा ये दोनों तरह के, यानी कि फौजदारी, ठीक, और फौजदारी व दीवानी, सॉरी बड़ी मात्रा होगी, दीवानी, दोनों तरह के मुकदमों की ये क्या करते हैं, सुनवाई करते हैं। ऐसा नहीं है जैसे हमने देखा, क्या देखा, परिवार न्यायालय क्या करता है, ज्यादातर दीवानी मामलों की, जो आपसी झगड़े होते हैं, पारिवारिक झगड़े होते हैं, उनकी देखरेख, मतलब उनके फैसले सुनाता है, उनके केसेस लड़ता है। लेकिन ये क्या करते हैं, फौजदारी और दीवानी दोनों क्या करते हैं, केसेस देखते हैं, ठीक है, और गांव में जाकर मामलों का ये निस्तारण करते हैं, ठीक। तो हमारा ये रहा न्यायालय जो अधीनस्थ थे, जिला स्तर पर थे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा लोक अदालत के बाद हमने देखा परिवार न्यायालय के बाद हमने देखा अपना ग्राम न्यायालय, ठीक है। तो ये रहा हमारा न्यायालय पूरा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, और ये 3 वीडियो में हमने खत्म किया, ठीक है। तो आज हमारा न्यायपालिका जो है पूरी भारत की वो खत्म हो गई। अब न्यायपालिका से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपसे कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो आप उसका उत्तर दे पाएंगे, ठीक। अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।